नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी पत्नी। शहर के एक और तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, और वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है और वह जाने क्या सोच रही है। अवस्था उसकी 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की और स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं, घर में कोई और नहीं है और समय 12 से ऊपर हो गया है। 2 प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। वह सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, अलस भाव से वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले न बुझ जाएं, वह जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है, कुछ हो, आदमी को अपने देह की फिक्र तो होनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर रही है। जब वह आएंगे तब रोटी बना देगी। वह जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहकाए हैं। उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब तो वह रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तालीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण पति आए, उनके पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते चले आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र करना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह में अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं, हाँ वे बच्चे और मूर्ख, और उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की, हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का, हमें नहीं गरज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म तो होगा ही। उससे वे डरे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने में लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है और ना ही मित्रों ने से खाने के लिए पूछा है। वह अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी लेता है और सुनंदा की ओर चला जाता है। सुनंदा जहाँ थी वहीं है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सूनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण तो नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्पृहणीय और मनोरम और हरियाली। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना तो भारत माता समझ में आती है न स्वतंत्रता। उसे इन लोगों की इस चोरों की बातचीत का मतलब ही समझ नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी? सोचती है, कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है, बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह
आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो, पर सुनकर वह चुप रह गई। सोचती रह गई है कि देखो ये कैसी बात करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। पर यह जितने हाकिम लोग हैं वह बड़े जबरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी और थानेदार और वायसराय, ये सब सरकार ही हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं, पर यह उसी से लड़ने में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, उसको तो यही बुरा लगता है कि सीधे सादे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं और इतना जोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे इसी तरह की बातें सोच रही है। देखो, अब 2 बजेंगे, उन्हें ना खाने की फिक्र है और ना ही मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसे ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना ही इधर उधर डोले, पर जब अकेली होती है तब भटक भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे होठ, अटखेलियां याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ तो उससे देखा भी नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है, पर उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मत उठती है। तब वह विहल होकर आंख पोंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है, पर अकेले में वह कुछ रह रहकर वही वह मरने की बात उसके सामने हो रही है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओ खाली बैठे मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में घुसे। सुनंदा कठोरता पूर्वक शून्य को ही देखती रही, उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला, बेलन, बटलोई वगैरह खाली बर्तन उठाकर जल्दी, कुछ बोली नहीं। कालिंदी ने फिर कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और है, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बातें कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूं। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और चुप रही। कालिंदी चरण ने अब जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए तो वह नहीं। उसे तनिक भी सुध ना रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से में घुटकर रह गई। क्या बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार ही समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं, वह अपना एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर भी रुष्ट हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद से उन्मत्त हैं। असली काम तो उनका मद उतारने और उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि मद उसका टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है,
हाँ, उसने कहा। यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख तो नहीं लगी है? उनकी तबीयत खराब है, इसे यहाँ तो खाना बना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कहीं होटल चलें? एक ने कहा कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखकर वह चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए। फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप ही रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी ने भी झेप कर कहा, मेरा मतलब काफी नहीं है। अरे बहुत काफी है, सब चल जाएगा। देखूं कुछ और है क्या? कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा कि खाना वहां ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ ना भूली। चलो उठा लाओ थाली। हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी कुछ देर गम खाकर खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थीं। उसे अपना अपमान मालूम होता था और अपमान असहनीय था। सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ, जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? 1 बज गया। कालिंदी निरस्त्र हो कहने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ, खाना और नहीं है। अच्छा लाओ, अचार लाओ। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। उसे यह सूझा ही ना था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए तो कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया, इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूं हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहे? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी कुचल गया हो। पर वह रह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज ना करूँगी। पर वह अपने तन की सुधि ही तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं, मैं क्या करूँ? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग जोर जोर से बहस करने में लग गए। बीच बीच में हंसी कह के भी उसे सुनाई दिए। ओह, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती है, लेकिन उन्हें कुछ जरूरत हुई तो? यह सोच झटपट वह हाथ धोकर कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगवाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी भी ला दिया। देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट से खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे।